रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि और मृदा के साथ मैं पुनः हाजिर हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते हैं सीटेट में, तो आप सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे और इसको देखने के बाद अपना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कृषि और मृदा। कृषि पद्धतियाँ। फसल उगाने के लिए मनुष्य को कई चरण अपनाने पड़ते हैं। इन चरणों को कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। ये पद्धतियाँ हैं मिट्टी तैयार करना या जुताई करना। यह पद्धति सबसे पहली पद्धति है और अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इस प्रक्रिया में मिट्टी को पोला या भुरभुरा बनाया जाता है ताकि मिट्टी के अंदर मौजूद पोषक पदार्थ ऊपर आ जाएं और पौधे उनका उपयोग कर अच्छी फसल दे सकें। यह प्रक्रिया हल से, कुदाल से या फिर कल्टीवेटर से की जाती है। बुआई। मिट्टी में बीज बोने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। यह फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। किसान अच्छी गुणवत्ता और अधिक उपज देने वाले बीज की और जैसे औजार या सीड ड्रिल की सहायता से बोते हैं। बीजों के बीच में न्यूनतम निश्चित दूरी होनी चाहिए ताकि सभी बीजों को समान रूप से सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और पानी मिल सके। खाद एवं उर्वरक देना। लगातार फसलें उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए उसमें खाद और उर्वरक डाले जाते हैं। खाद यह एक जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से बनती है। खाद के प्रकार: गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद और हरी खाद। गोबर की खाद यह जंतुओं के मल मूत्र एवं कूड़े करकट को गला सड़ाकर तैयार की जाती है। कंपोस्ट यह फल सब्जियों के कचरों के द्वारा तैयार की जाती है। हरी खाद सनई और ग्वार, मूंग, उड़द जैसे पौधे खेतों में उगाए जाते हैं और फूल आने पर उनको खेतों में पलट दिया जाता है। लेग्यूमिनस के पौधों की हरी फसल उगाना। तो हरी खाद होती है उसको ध्यान रखिएगा। सनई, ग्वार, मूंग और उड़द। उर्वरक ये रासायनिक पदार्थ हैं। यह एक पोषक तत्वीय भी होते हैं जैसे यूरिया, पोटास। बहुपोषक तत्वीय भी जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ज़्यादा उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल लगाने से भी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जिसे फसल चक्रण कहते हैं। दाल वाले पौधे लेग्यूमिनस मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये जो दाल वाले पौधे होते हैं वो मिट्टी के अंदर वायु से, जो वायु में नाइट्रोजन पाया जाता है, उस नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थापित करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। दाल वाले पौधों की जड़ों में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रस या नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण शैवालों द्वारा भी होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दाल वाले पौधों के जड़ों से राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जिसके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है और जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और शैवाल द्वारा भी ये कार्य किया जाता है। पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व: कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, लौह, तांबा इत्यादि।
ये भी पीसीएस में एक प्रश्न बना था, इसमें बीईओ में बना था कि पौधे के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, और ज़्यादातर लोग ये लगा दिए थे कि लौह नहीं है, और वहाँ पे ये उनका आंसर गलत हुआ था। सिंचाई, विभिन्न अंतराल पर खेत में पानी जल देना सिंचाई कहलाता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। पौधों के लिए जल आवश्यक है क्योंकि खनिजों और उर्वरकों का अवशोषण जल द्वारा ही होता है। जल के बिना अंकुरण नहीं होता है। जल फसल को पाले और गर्म हवा से बचा कर रखता है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, जल का अवशोषण पौधों की जड़ों द्वारा होता है। पौधों के लिए जल की आवश्यकता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: फसल की किस्म, मिट्टी का प्रकार, ऋतु। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? तो नदियाँ, नहर, कुएं, तालाब और नलकूप हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, छिड़काव तंत्र। इस विधि के द्वारा पाइप के द्वारा जल को फव्वारे के रूप में फसलों पर छिड़का जाता है। दूसरा है टपकन विधि या ड्रिप तंत्र। इस विधि के द्वारा जल को पाइपों के द्वारा बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों पर गिराया जाता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है। खरपतवार और कीटों से सुरक्षा। खेतों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। ये पौधे जल, पोषक तत्वों आदि को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे मुख्य फसल कमज़ोर हो जाती है। इनको जुताई करके, उखाड़ कर या काट कर निकाल दिया जाता है। इसे निराई कहते हैं। इनको ख़त्म करने के लिए एट्राजिन और 2,4-D जैसे रसायनों का प्रयोग किया जाता है। कीट भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे टिड्डा। ये पत्तियों को काट देते हैं और तनों और फलों में छेद कर देते हैं, फिर उनका रस चूस लेते हैं। इनको दूर करने के लिए मैलाथियान, लिंडेन, थायोडान नामक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि ज़्यादा रसायनों का प्रयोग फसलों और मिट्टी तथा मनुष्य को भी नुकसान पहुंचाता है। कटाई, फसल के पक जाने पर उसको काटना या कटाई कहलाता है। कटाई दराती और हार्वेस्टर से की जाती है। फसल कट जाने के बाद उससे बीजों या दानों को अलग करना थ्रेशरिंग कहलाता है। थ्रेशरिंग फटक कर होती है। इससे हाथ से भी किया जाता है और थ्रेशर से भी किया जाता है। कहीं कहीं यह बहुत बड़े खेतों में कटाई और थ्रेशरिंग एक साथ एक मशीन की मदद से भी किया जाता है, जिसे कंबाइन कहते हैं। भंडारण को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। बीजों को अधिक समय तक उपयोग के लिए उनको भंडारण करके रखा जाता है। बीजों को चूहों, कीटों, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखा जाता है। बीजों को पहले सुखाया जाता है ताकि उनमें से नमी हट जाए। बीजों को बोरों में बंद करके उनको गोदामों में रखा जाता है। सूक्ष्म जीव, चूहों, कीटों से रक्षा करने के लिए उनका रासायनिक उपचार भी किया जाता है। घरों में बीजों को सुरक्षित करने के लिए नीम की सूखी पत्तियों के साथ रखा जाता है या फिर माचिस की तीलियां भी रखते हैं। तो बीजों को सुरक्षित रखने के लिए नीम की सूखी पत्तियों का प्रयोग करते हैं और माचिस की तीलियों का भी। आगे बढ़ते हैं। कृषि के प्रकार, निर्वाह और वाणिज्यिक। कृषि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है: निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि किसान अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करता है। निर्वाह कृषि पुनः दो प्रकार की होती है: गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में किसान छोटे छोटे खेतों पर अपनी आवश्यकता अनुसार चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन आदि को उगाता है। आदिम निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है: स्थानांतरित। आदिम निर्वाह कृषि जो होती है दो प्रकार की होती है: स्थानांतरित झूम कृषि, चलवासी पशुचारण। स्थानांतरित कृषि में वनस्पति को साफ कर उसको जलाकर खेत बनाते हैं। इस कृषि में किसान हल का
प्रयोग नहीं करता है। वनस्पति को जलाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। इस कृषि में खेत पर कई सारी फसलें जैसे मक्का, चावल, सब्जी आदि उगाई जाती है। एक बार फसल काटने के बाद खेत में कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसको कर्तन या दहन कृषि भी कहते हैं। इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि या कर्तन या दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर पूर्व भारत में मेघालय, नागालैंड, मिजोरम आदि क्षेत्रों में इसको झूम नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड में बेवार और छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पोडू कहते हैं। मलेशिया में लदांग कहते हैं। ब्राज़ील में रोका कहते हैं। चलवासी पशुचारण में लोग अपने पशुओं के साथ चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ये भेड़, ऊँट, बकरियां, याक, मवेशी आदि पालते हैं जो इन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लद्दाख की चांगप्पा जनजाति, जम्मू कश्मीर के बकरवाल, हिमाचल प्रदेश की गड्डी चलवासी पशुचारक हैं। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बड़े पैमाने पर होता है। इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य उत्पादनों को बेचना होता है। यह 3 प्रकार की होती है: वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि में एक फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। गेहूं और मक्का इस प्रकार की कृषि के मुख्य फसल हैं। वाणिज्यिक कृषि के मुख्य फसल में गेहूं, मक्का मुख्य फसल हैं। इस प्रकार की कृषि में मशीनों का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित कृषि में खेती एवं पशुपालन दोनों किया जाता है। रोपण कृषि में चाय, कॉफ़ी, केला, कपास, रबड़, काजू, गन्ना जैसी फसलों को उगाया जाता है। कृषि के प्रकार को रेखीय चित्र से भी समझ सकते हैं। निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि को निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में, और आदिम निर्वाह कृषि को स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि में बांटा गया है। वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि में बांटा गया है। पालन देखते हैं। किसान सिर्फ खेती नहीं करते, वे खाली समय में जानवरों को भी उनके उत्पादन के लिए पालते हैं। कोई किसान तो सिर्फ जानवरों को ही पालते हैं। ये किसान जानवरों के उत्पादों को बाज़ार में बेचते हैं, जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि कुछ प्रमुख पालन हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। यहाँ से प्रश्न अक्टूबर और दिसंबर में बना हुआ है। इस पालन में रेशम के कीड़ों का जो पालन होता है अक्टूबर और दिसंबर में होता है। रेशम के कीड़ों से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। रेशम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। रेशम के प्रकार टसर, मूंगा, एरी और कोसा होता है। भारत के कई स्थान जैसे बनारस, पोचमपल्ली, असम रेशम कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है और मधुमक्खी को शहद के लिए पाला जाता है। जब किसी मधुमक्खी को परागरस मिल जाता है तो वह अपने साथियों को नृत्य करके बताती है। भारत में मधुमक्खियों को पालने के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक का महीना उपयुक्त रहता है। इन महीनों में रानी मक्खी अंडे देती है। मधुमक्खी पालन वहाँ अच्छा होता है जहाँ आसपास बगीचा होता है, और मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी के डिब्बों और चीनी के घोल की आवश्यकता पड़ती है। मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। इस पालन में मछलियों को पाला जाता है। पाले जाने वाली प्रमुख मछलियाँ रोहू, मांगुर, मासर, कतला आदि हैं। इस पालन में झींगों को भी पाला जाता है। केचुआ पालन वर्गीकल्चर कहलाता है। इसमें केचुए पाले जाते हैं। इन केचुओं को जैव निम्नकरणीय कचरों के बीच छोड़ दिया जाता है, जिसे वे खाद में बदल देते हैं।
खेतों में भी छोड़ दिया जाता है, जिससे वे भुरभुरा बना देते हैं। इसलिए इनको किसानों का मित्र कहते हैं। सिल्वीकल्चर यह वन और वन्य उत्पादों से संबंधित है। इसमें वनों को बढ़ावा दिया जाता है। जल कृषि एक्वाकल्चर कहलाता है। इसमें जलीय जीव जंतु और वनस्पतियों को पाला जाता है, जैसे मछली, झींगा, केकड़ा, समुद्री घास, शैवाल आदि। कुक्कुट पालन पोल्ट्री, इसमें मुर्गे, मुर्गियों, बत्तखों आदि को पाला जाता है। इनसे मांस और अंडे प्राप्त किए जाते हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, सभी जगह एक ही जैसी फसलें नहीं उगाई जाती हैं। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग स्थलाकृति चाहिए, अलग अलग तरह की मिट्टी चाहिए और जलवायु भी अलग होनी चाहिए। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं स्थलाकृति। अलग अलग स्थलाकृति में अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। गेहूँ, चावल, जौ, मक्का समतल मैदान में ही अधिक उगते हैं। पहाड़ों पर कुछ किस्म के चावल और मक्का उगाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में चावल की खेती ज़्यादा होती है। मिट्टी, अलग अलग फसलें अलग अलग तरह की मिट्टियों में उगती हैं। चावल और गेहूं को जलोढ़ मिट्टी चाहिए। कपास के लिए काली मिट्टी, और काली मिट्टी में गन्ना भी उगता है। बलुई मिट्टी में ज्वार बाजरा उगाए जाते हैं। जलवायु, विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु चाहिए। चावल बारिश वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। गेहूँ के लिए बारिश की आवश्यकता नहीं होती है। ज्वार और बाजरा गर्म और शुष्क क्षेत्रों में उगती है। वर्षा सबसे ज़्यादा कृषि को प्रभावित करती है। फसलों के प्रकार, विभिन्न जलवायु कारकों, ताप, आर्द्रता एवं वर्षा के आधार पर भारत को दो प्रमुख प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। एक रबी की फसल और दूसरी खरीफ की फसल। रबी की फसल की जो है बुआई शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कटाई, ये फसल मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसल में आते हैं। खरीफ की फसल, ये फसलें वर्षा ऋतु जून जुलाई में बोई जाती हैं और कटाई अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। चावल, मक्का, कपास, प्याज, मूंगफली ये खरीफ की फसल है। अप्रैल से जून तक के महीने में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, तुरई, लौकी इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं, जिन्हें जायद फसलें कहते हैं। विदेशी फसलें, आज हम जिन फल, सब्जियों, फसलों आदि का अपने भोजन में उपयोग करते हैं, वे सब पहले से ही भारत में नहीं उगती थी। इनमें से कुछ संसार के अलग अलग देशों से, अलग अलग क्षेत्रों से भारत में लाई गई और हमारे भोजन का अहम अंग बन गई। गेहूँ उत्तर पश्चिम एशिया, चना उत्तर पश्चिम एशिया, आलू दक्षिण अमेरिका, टमाटर दक्षिण अमेरिका, मिर्च दक्षिण अमेरिका, मूंगफली दक्षिण अमेरिका, अमरूद दक्षिण अमेरिका, मक्का मैक्सिको, मटर यूरोप और गोभी यूरोप, सोयाबीन चीन, पपीता अमेरिका, कॉफ़ी अफ्रीका, बाजरा अफ्रीका, भिंडी अफ्रीका से। रेशे तंतु, प्राकृतिक रेशे जानवर और पेड़ पौधों से मिलते हैं। रेशे कृत्रिम भी होते हैं, अर्थात रसायनों से बनाए जा सकते हैं। रेशे या तंतुओं से धागे और धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। जानवरों से प्राप्त रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ऊन और रेशम। ऊन, ये हमें भेड़, बकरी, ऊँट या लामा आदि जानवरों से मिलती है। ऊन का मुख्य स्रोत भेड़ है। भेड़ों में ऊन गर्मियों के मौसमों में उतारी जाती है ताकि वे गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। जब हम ऊन उतारते हैं तब भेड़ों को कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि इनकी त्वचा की ऊपर की परत मृत कोशिका से बनी होती है। पश्मीना और अंगोरा ऊन बकरियों से प्राप्त किया जाता है। रेशम हमें रेशम के कीड़ों से मिलता है। पौधों से मिलने वाले रेशों को पादप रेशा कहते हैं। ये रेशे जूट और कपास होते हैं। जूट, यह हमें पटसन और फ्लैक्स पौधे से मिलता है। पटसन पौधों के लिए पानी बहुत चाहिए, इसलिए इसकी खेती बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में होती है। पटसन को सुनहरा रेशा कहते हैं। कपास, इसे काली मिट्टी और उष्ण जलवायु आवश्यक है। इसके लिए कम से कम 200 पाला रहित दिन होने चाहिए।
यह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। जो रेशे रसायनों से बनते हैं उन्हें कृत्रिम रेशा कहा जाता है। रेयान लकड़ी की लुगदी से बनाया गया, पर यह मानव निर्मित रेशा है। नायलॉन पूर्ण रूप से बनाया गया कृत्रिम रेशा है। इसका प्रयोग रस्सी बनाने में, तंबू बनाने में, टूथब्रश बनाने में, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है। अन्य कृत्रिम रेशे पॉलिस्टर, एक्रिलिक आदि हैं। मृदा पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली दानेदार कणों की पतली परत मृदा कहलाती है। इसका निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ और भूमि पर पाए जाने वाली खनिजों से होता है। मृदा के कार्य: यह अनेक जीवों का आवास है। यह पौधों को जकड़ कर रखती है। यह पौधों को जल और अवशिष्ट पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। मृदा परिच्छेदिका: मृदा अनेक परतों से बनी होती है। इन सभी परतों का गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन अलग अलग होता है। सबसे ऊपरी परत में ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसका रंग गहरा होता है। यह परत उपजाऊ होती है। दूसरी परत कठोर होती है, इसमें ह्यूमस कम होता है पर खनिज ज़्यादा होता है। तीसरी परत पत्थरों की होती है और चौथी परत में आधार सेल पाए जाते हैं। यही मिट्टी को उसका रंग प्रदान करते हैं। मृदा के प्रकार: भारत में पाई जाने वाली मृदा है जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट और मरुस्थलीय। जलोढ़ मृदा: इस प्रकार की मृदा मैदानी और नदी घाटियों में पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, चावल, दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना आदि। काली मृदा: यह मृदा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। उगाए जाने वाली प्रमुख फसल है कपास। इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। लाल मृदा: यह मृदा दक्षिण भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। लोहे के अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। सिंचाई की सुविधा से इसमें धान, आलू, कपास उगाए जा सकते हैं। लेटेराइट मृदा: यह मृदा वहाँ पाई जाती है जहाँ वर्षा अधिक होती है। यह मृदा खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। मरुस्थलीय मृदा शुष्क मृदा कहलाती है। यह मृदा शुष्क और अर्धशुष्क स्थानों पर पाई जाती है। राजस्थान और लद्दाख में यह मृदा पाई जाती है। मृदा का निम्नीकरण: मृदा निम्नलिखित कारणों से खराब हो जाती है: जंगल काटने से, उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग से, अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से, भूस्खलन से, अतिचारण से, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से। मृदा संरक्षण: मृदा को निम्न उपायों से संरक्षित रखा जा सकता है: ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर, उर्वरकों और कीटनाशकों का कम प्रयोग कर, अतिचारण कम करके, बांध बनाकर, अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों को उगाकर। भारत की प्रमुख फसल और राज्य देखेंगे: गेहूँ उत्तर प्रदेश, जौ उत्तर प्रदेश, बाजरा राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र, मक्का आंध्र प्रदेश, दालें महाराष्ट्र, गन्ना उत्तर प्रदेश, चाय असम, कॉफ़ी कर्नाटक, कपास गुजरात, जूट पश्चिम बंगाल और रबड़ केरल में उत्पादित किए जाते हैं प्रमुख तौर से। भारत में प्रमुख फसल संतरा जो है नागपुर में, काजू गोवा में और लीची देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर बिहार, अल्फांसो रत्नागिरी ये आम है और शहतूत अमृतसर पंजाब में, अंगूर नासिक महाराष्ट्र में, स्ट्रॉबेरी महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, अनानास सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में, केला जलगांव महाराष्ट्र में, चीकू दहानू महाराष्ट्र में, सेब कोटगढ़ हिमाचल प्रदेश, अमरूद इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। भारत के प्रमुख मसाले: काली मिर्च केरल में, इलायची केरल में, लौंग केरल में, दालचीनी केरल में, तेजपत्ता केरल में, अदरक आंध्र प्रदेश में, हल्दी आंध्र प्रदेश में, धनिया राजस्थान में, जीरा राजस्थान में, मेथी राजस्थान, केसर जम्मू और कश्मीर में, सौंफ पंजाब में, लहसुन हरियाणा में, अजवाइन बिहार में और सरसों उत्तर प्रदेश में। केरल को मसालों का घर कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर ये जो आप मसाले देखे हैं वो केरल में ही आपने देखा है, इसलिए केरल को मसालों का घर कहा जाता है। आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं सीटेट्स में पूछे गए जो प्रश्न हैं।
मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। तो पहला है, यह फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ देते हैं। दूसरा है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो पहली बात तो आपको भी बताया गया कि गहरी जुताई यहाँ पे नहीं होती है, और दूसरा है कि यहाँ पे आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का भी प्रयोग नहीं किया जाता है झूम खेती में। तो ये 2 ऑप्शन अगर हटा के देखेंगे, तीसरा और पांचवा, तो आपको सी ऑप्शन सही दिखेगा, और सी ऑप्शन सही भी है। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसकी खेतों की मृदा अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो अभी आपको बताया गया है कि अगर एक ही प्रकार की फसल को ज़्यादा टाइम तक उपजाने से भूमि जो होती है बंजर हो जाती है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो अभी आपने व्याख्या में देखा है कि अक्टूबर और दिसंबर में मधुमक्खी पालन करने की सबसे अच्छी अवधि है। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है, तो अभी आप ऊपर देख रहे हैं कि ये समय नहीं है। लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो अब इसमें क्या है कि पहला ऑप्शन अगर हटा दिया जाए तो आप देखेंगे कि बी, सी, डी सही होगा। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है, तो वही प्रश्न दोबारा पूछा गया है, अक्टूबर से दिसंबर में। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा बंजर हो जाती है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसका पूरा का पूरा लाभ उठा पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।